डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड मैनेजमेंट के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, उद्देश्य और विशेषताओं की चर्चा की थी। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं को समझने के पश्चात प्रबंध में टेलर और अन्य वैज्ञानिक प्रबंधकों के द्वारा जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए उनको जानना आवश्यक है। इन सिद्धांतों पर ही वैज्ञानिक प्रबंध की जो नींव है वो रखी गई है। वैज्ञानिक प्रबंध इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। 20वीं शताब्दी में प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंध का प्रादुर्भाव एवं विकास एक महत्वपूर्ण घटना है। वैज्ञानिक प्रबंध एक दर्शन, एक विचारधारा, मानव व्यवहार का एक दृष्टिकोण है। ये औद्योगिक क्रांति की ओर एक मानसिक क्रांति है। टेलर और अन्य प्रबंध विशेषज्ञों द्वारा जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए गए वो इस प्रकार हैं। मानसिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का आधार मानसिक क्रांति है। कुशल और सफल वैज्ञानिक प्रबंध के लिए श्रमिक तथा प्रबंधकों में मानसिक क्रांति उत्पन्न करना आवश्यक है। मानसिक क्रांति से तात्पर्य श्रमिकों एवं प्रबंधकों की एक दूसरे के प्रति अपने अपने कर्तव्य और दायित्वों के संबंध में मानसिक सोच में परिवर्तन लाना है। बिना इस क्रांति के श्रम और प्रबंध के बीच जो पूर्ण सहयोग न होने पर किसी भी संस्थान, किसी भी संगठन के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। प्रबंधकों को श्रमिकों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्रमिकों को उचित मजदूरी तथा कार्य की दशाएं प्रदान करनी होंगी, जबकि श्रमिकों को भी अपने श्रम संगठनों के संगठनात्मक कार्यों के स्थान पर रचनात्मक कार्यों पर जोर देना होगा। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का मूल सार जो है, मूल मंत्र जो है, श्रमिक प्रबंध की मानसिक क्रांति द्वारा उनमें आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है। प्रबंधक और श्रमिकों को मिलजुल कर अधिक उत्पादन और अधिक मजदूरी के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत निर्णय के स्थान पर वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और दोनों ही पक्षों यानी कि श्रमिक और प्रबंधक की समृद्धि में वृद्धि होगी। प्रमापीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत वैज्ञानिक कार्य अध्ययन के आधार पर प्रमापित कार्य निर्धारित किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये जो दिया हुआ कार्य सब व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाता है अथवा नहीं। श्रमिक उसी समय कार्य पूरा कर सकेंगे, जबकि इस दिशा में प्रबंध द्वारा महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। औजारों, यंत्रों, मशीनों आदि का प्रमापीकरण आवश्यक है। श्रमिकों द्वारा कार्यों को पूरा करने हेतु काम में जो लाए जाने वाले औजार हैं, जो यंत्र हैं और मशीनों का प्रमापीकरण करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत इस बात पर भी जोर देते हैं कि उत्पादन में काम आने वाले जो मशीन, औजार, उपकरण, विधियां और अन्य साधन प्रमापित होने चाहिए। कार्य की दशाएं, समय, वस्तु की किस्म भी प्रमापित होनी चाहिए। प्रमापीकरण से क्या होगा? प्रमापीकरण से उत्पादन लागत कम होती है, उत्पादन की विधियों एवं किस्मों में सुधार होता है और श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य अनुमान में ये देखा जाता है कि श्रमिक अपनी योग्यतानुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। इसकी जानकारी हेतु वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका सही अनुमान लगाया जाता है। प्रमापित कार्य क्या हुआ? प्रमापित कार्य वह कार्य जिसे एक औसत श्रमिक अपने स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाते हुए निर्धारित समय में पूरा कर सके। यदि कार्य एक औसत श्रमिक की क्षमता से अधिक निर्धारित किया जाता है तो इससे श्रमिकों में
हीन भावना, आत्मग्लानि उत्पन्न होगी। और दूसरी ओर यदि औसत कार्य से कम है तो कार्य अनुमान के उद्देश्य निरर्थक सिद्ध करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत परीक्षणों अथवा प्रयोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य का सही अनुमान लगाने के लिए समुचित प्रयोग करना आवश्यक है। प्रयोग के द्वारा श्रमिकों की जो विभिन्न क्रियाओं की जांच तथा उनका विश्लेषण किया जाता है, जिससे उनमें सुधार करने और कुशलता बढ़ाने की संभावना को ज्ञात किया जा सके। टेलर ने काम का ठीक अनुमान लगाने के लिए 3 प्रकार के वैज्ञानिक तरीके प्रयोग किए। फर्स्ट जो उनकी स्टडी थी, टाइम स्टडी यानी कि समय अध्ययन। सेकंड स्टडी उनकी मोशन स्टडी अर्थात गति अध्ययन। और थर्ड फैटिग स्टडी अर्थात थकान अध्ययन। टेलर की जो टाइम स्टडी है उसके अंतर्गत कार्य के नियोजन तथा कार्य के सही निर्धारण हेतु उस कार्य में लगने वाले समय को ज्ञात किया जाता है और किसी भी कार्य को पूरा करने में जो लगा हुआ समय है और उसका समय समय पर रिकॉर्ड रखना ही समय अध्ययन कहलाता है। एक ही कार्य को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस अध्ययन का जो मूल उद्देश्य है वो किसी कार्य के निष्पादन में लगने वाले उचित समय को जानना है, जिससे कि समय पर कार्य पूरा हो सके। ये जो टाइम स्टडी है इसके कुछ उद्देश्य बताए कि कार्य की एक क्रिया में लगने वाले समय के आधार पर प्रमाणित समय का निर्धारण करना। दूसरा जो इसका उद्देश्य है टाइम स्टडी का कि समय निर्धारण के माध्यम से वस्तु की पूर्ति में लगने वाले समय का अनुमान लगाया जाता है, मशीनों की कार्य क्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु और साथ ही कार्य की गति के अध्ययन में सहायता करना और प्रमापित समय के आधार पर समय आंकड़ों को तैयार करके प्रेरणात्मक मजदूरी योजना तैयार करना। इसके अंतर्गत किसी भी कार्य को अधिकांश श्रमिकों द्वारा पूरा करने में जो लगा हुआ प्रमापित समय है उसको निश्चित कर दिया जाता है और इसके पश्चात सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए समय निश्चित किया जा सकता है। मोशन स्टडी के अंतर्गत ये देखा जाता है कि किसी कार्य को करने में एक श्रमिक को, एक कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं जैसे कि उठना, बैठना, हटना आदि तरह की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उनके पार्ट्स में गति पाई जाती है। शरीर में जितनी अधिक गति पाई जाती है उस कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लगेगा और श्रमिक को थकावट का अनुभव भी अधिक होगा। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर अनावश्यक और अकुशल गतियों को समाप्त करके कार्य को जो है उचित समय में तथा बिना थकावट के पूरा करने हेतु गति अध्ययन आवश्यक है। मोशन स्टडी यानी कि गति अध्ययन वह विज्ञान है जो कि अनावश्यक, अनिर्देशित और अकुशल गतियों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले दुरुपयोगों को समाप्त करता है और इस प्रकार गति अध्ययन के माध्यम से अनावश्यक गतियों को समाप्त करके समय और शक्ति की बचत की जाती है। तो इसका यहाँ गति अध्ययन के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं: अनावश्यक, अनिर्देशित और अकुशल गतियों को समाप्त करके थकान में कमी करना और कम समय में कार्य को पूरा करना। सेकंड जो इसका पर्पस है, कार्य की सर्वोत्तम विधि ज्ञात करके कार्य को शीघ्रता से पूरा करना और लागत को कम करना, कार्य कुशलता में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि करना। टाइम स्टडी के लिए किसी भी कार्य को विभिन्न क्रियाओं में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक क्रिया में लगने वाले समय, गतियों की संख्या आदि का अवलोकन किया जाता है और रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि कौन सी गतियां अलग से की जा सकती हैं या कौन सी गति साथ साथ काम में लाई जाती हैं, या ये देखा जाता है कि कौन सी गतियां अनावश्यक हैं। इससे जो गतियों की संख्या में कमी करके थकान तथा समय की बचत की जा सकती है। फैटिग स्टडी यानी कि थकान अध्ययन।
व्यवहारिक रूप में ये एक वास्तविकता है कि एक कर्मचारी की जो कार्य क्षमता है पूरे दिन समान नहीं बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी श्रमिक को थकान अनुभव होती है और एक कर्मचारी कार्य करते करते जैसे जैसे थकता जाता है उसकी कार्य शक्ति और कार्य कुशलता कम होती जाती है। साधारणतः देखते हैं कि जब व्यक्ति काम शुरू करता है तो पूरी तरह से स्वस्थ और तरोताजा होता है और कार्य करने के साथ साथ उसका जोश, शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होती चली जाती है, जिसका उसकी कार्य कुशलता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में टेलर ने प्रत्येक क्रिया का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया और ये ज्ञात किया कि एक श्रमिक को किस समय थकान अनुभव होती है। साथ ही उन्होंने ये भी ज्ञात करने की कोशिश की, प्रयास किया कि इस थकान को कैसे दूर या कम किया जा सकता है जिससे श्रमिक की जो कार्य क्षमता है निरंतर सामान्य रूप से बनी रहे। इस संबंध में टेलर ने विभिन्न प्रयोग किए और ये निष्कर्ष निकाला कि थकान को कम करने के लिए प्रत्येक कार्य के बीच समय समय पर उचित विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनके कार्यों की प्रवृत्तियां भी बदलती रहनी चाहिए। टेलर ने थकान के कई कारण बताए, जैसे कि कार्य का अवैज्ञानिक वितरण, लंबे कार्य के घंटे, कार्य में पुनरावृत्ति का पाया जाना, तेज गति से कार्य करना। इन थकान को दूर करने के लिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं कि कार्य का वैज्ञानिक आधार पर आवंटन हो, बीच बीच में विश्राम की व्यवस्था हो, संतोषप्रद कार्य की दशाओं का होना हो, अनावश्यक गतियों को गति अध्ययन के आधार पर कम अथवा समाप्त करा जा सके, कार्य की पुनरावृत्ति पर रोक लगाना, प्रेरणात्मक योजनाओं का विकास करना, कार्य की तेज गति को कम करना। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत समय, गति और थकान संबंधी कई प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों के माध्यम से किसी भी कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकेगा और गति व थकान से श्रमिक के स्वास्थ्य, उत्पादन लागत, कार्य की किस्म आदि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है, जिससे कि श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी तथा उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकेगी। कार्य का नियोजन जो है वैज्ञानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टेलर के जो नियोजन संबंधी विचार हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य तथा उसकी क्रियाओं के निष्पादन हेतु योजनाएं तैयार की जाती हैं। श्रमिक इन्हीं योजनाओं के अनुसार कार्य करते रहते हैं। किसी भी औद्योगिक क्रियाओं के नियोजन के अंतर्गत 4 बातों का ध्यान किया जाता है। नंबर 1 कि क्या कार्य करना है और उस कार्य को कैसे किया जाए, उस कार्य को कहाँ किया जाएगा और कार्य कब किया जाएगा। नियोजन विभाग द्वारा उपरोक्त क्रियाओं के बारे में निश्चित योजना, कार्यक्रम तथा उचित निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि कार्य समय पर पूरा किया जा सके। श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का वैज्ञानिक आधार होना आवश्यक समझा गया है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि श्रमिकों की जो नियुक्तियां हैं इस प्रकार निष्पक्ष होकर और वैज्ञानिक ढंग से की जाएं कि सर्वश्रेष्ठ श्रम शक्ति प्राप्त की जा सके। साथ ही आधुनिक समय में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का महत्व बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक हो गया है ताकि उनकी कुशलता, योग्यता व प्रतिभा का पूर्ण विकास हो सके तथा वे पहले की तुलना में अधिक योग प्रदान कर सकें। टेलर ने श्रमिकों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य करने हेतु वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। व्यक्ति के अनुसार कार्य तथा कार्य के अनुसार व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। कार्य के वैज्ञानिक आवंटन के अंतर्गत किसी भी संस्थान में कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें कार्य सौंपने की समस्या आती है। प्रत्येक कर्मचारी को कितना और कैसा कार्य सौंपा जाए,
कार्य सौंपते समय हमें प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता, कुशलता तथा कार्य करने की इच्छा का ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्य का आवंटन वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए, नहीं तो श्रमिकों में अनुपस्थिति, अरुचि, अकार्यकुशलता था आदि बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। इससे संस्थान की कार्य कुशलता और उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ता है। टेलर ने श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली अपनाने पर जोर दिया। यदि श्रमिकों को अधिक मजदूरी प्राप्त होने की आशा होती है तो वह अधिक लगन, उत्साह और रुचि और प्रेरणा से कार्य करते हैं। अतः कार्य कुशलता के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके लिए टेलर ने विभेदात्मक मजदूरी दरों के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कार्य की मात्रा में वृद्धि होती है और इसके साथ ही उच्च किस्म प्राप्त की जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी संगठन में श्रमिकों को प्रदान की गई कार्य की दशाएं भी श्रमिक के स्वास्थ्य व कार्य कुशलता को प्रभावित करती हैं। क्रियात्मक संगठन। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जिस श्रम संगठन पद्धति के अपनाने पर बल दिया उसे क्रियात्मक संगठन कहा जाता है। क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत प्रबंध एवं सहायक कर्मचारियों के निर्देशन संबंधी संपूर्ण कर्तव्य को कार्य की पद्धति के अनुसार बांट दिया जाता है। एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा जाता है जिसका वह विशेषज्ञ होता है। इस प्रकार टेलर ने प्रशासन में विशेषज्ञों की भी स्थापना की। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में किसी भी कारखाने में आधुनिक मशीनों, यंत्रों, औजारों एवं उपकरणों के प्रयोग पर जोर दिया गया। इनसे श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन में लगने वाले समय की बचत होती है और उत्पादित वस्तु की किस्म सुधरती है। जिससे क्या होता है? जिससे उत्पादन लागत में कमी होती है। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को द्वितीय औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। साथ ही वैज्ञानिक प्रबंध का मूल सार मानसिक क्रांति है। थैंक यू।